नमस्कार। आज हम बिहार की राजनीति और न्याय व्यवस्था से जुड़े एक कह सकते हैं काफी पेचीदा और चर्चित मामले की तहों में उतर रहे हैं। ये मामला है अनंत सिंह केस का। हमारे पास इस पर एक काफी विस्तृत रिपोर्ट है जिसमें कानूनी बारीकियों से लेकर राजनीतिक समीकरणों और सामाजिक पहलुओं तक हर चीज का विश्लेषण किया गया है। आज हमारा मकसद है इस हाई प्रोफाइल मामले के सबसे अहम पहलुओं को समझना और खासकर हाल ही में जो भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस लागू हुई है उसके संदर्भ में इसका क्या महत्व है ये जानना। अनंत सिंह, ये नाम सुनते ही मोकामा के पूर्व विधायक और इलाके के एक कद्दावर, हाँ कुछ लोग तो बाहुबली नेता भी कहते हैं, उनकी छवि उभरती है। बिहार की राजनीति में ये नाम मतलब दशकों से गूंजता रहा है। कभी आरजेडी के करीबी रहे तो कभी जेडीयू और एनडीए से भी उनके रिश्ते बनते बिगड़ते रहे। सवाल ये उठता है कि आज भी नवंबर 2025 में ये मामला इतना गर्म क्यों है? आखिर ऐसा क्या है इस केस में जो इसे सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं रहने देता बल्कि बिहार की सियासत का एक अहम अध्याय बना देता है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस घटना से जिसने इस मामले को राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया था। साल था 2019, अगस्त का महीना। बिहार पुलिस की एक टीम अनंत सिंह के पैतृक गांव नदवा, जो मोकामा के पास है, उनके पुश्तैनी घर पर छापेमारी करती है। और वहां से क्या मिलता है? एक AK-47 असॉल्ट राइफल, 2 हैंड ग्रेनेड और कुछ कारतूस। ये बरामदगी कोई छोटी बात नहीं थी। बिल्कुल नहीं। खासकर एक मौजूदा विधायक, उस समय वो निर्दलीय विधायक थे, उनके घर से। इसी के बाद अनंत सिंह पर यूएपीए, गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम और आर्म्स एक्ट के तहत गंभीर मामले दर्ज हुए। और कुछ दिनों बाद उन्होंने दिल्ली की एक अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। गिरफ्तारी हुई, जांच चली, चार्जशीट दाखिल हुई, मामला अदालत में चलता रहा। ठीक है। लेकिन फिर आया एक बड़ा कानूनी मोड़। साल 2023-24 में भारत सरकार ने, हम सब जानते हैं, अंग्रेजों के जमाने की आईपीसी को हटाकर एक नई संहिता लागू की, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस। और ये सिर्फ कानूनों का नाम बदलना नहीं था, कई अपराधों की परिभाषाएं, प्रक्रियाएं, सजाएं सब में बदलाव हुए हैं और अनंत सिंह जैसे हाई प्रोफाइल मामलों पर इसका असर पड़ना तो लाजमी था। रिपोर्ट यही बताती है कि उनके खिलाफ आईपीसी की जिन धाराओं में केस चल रहा था उन्हें अब बीएनएस की संगत धाराओं के तहत लाया गया है। नवंबर 2025 की स्थिति ये है कि मामला निचली अदालत से होते हुए अब उच्च न्यायालय में है। वहां या तो सजा की पुष्टि पर बहस है या उसके खिलाफ अपील पर सुनवाई चल रही है। तो ये बीएनएस का लागू होना ये केस को और जटिल बना देता है ना? बिल्कुल। और यहीं पर ये कानूनी पहलू बहुत दिलचस्प हो जाता है। देखिए, जो AK-47 और ग्रेनेड रखने का सीधा आरोप है, वो तो आर्म्स एक्ट के तहत है और आर्म्स एक्ट अपनी जगह कायम है, उसमें कोई बदलाव नहीं। लेकिन जो बाकी गंभीर आरोप थे, खासकर यूएपीए से जुड़े या फिर आपराधिक षड्यंत्र के, उन्हें अब बीएनएस की नई धाराओं के चश्मे से देखा जा रहा है। उदाहरण के लिए, रिपोर्ट इशारा करती है कि हथियारों का मिलना सिर्फ अवैध कब्जा नहीं, बल्कि इसे सरकार के खिलाफ विद्रोह या कोई बड़ी अशांति फैलाने की साजिश के तौर पर भी देखा जा सकता है। पहले ऐसी मंशा के लिए आईपीसी की धारा 121 या 122 लगती थी, जो सीधे तौर पर देशद्रोह या सरकार के खिलाफ युद्ध छिड़ने जैसे अपराधों से जुड़ी थी। अब बीएनएस में धारा 146 या 147 है। ये ऐसे ही गंभीर अपराधों यानी राजद्रोह या विद्रोह से संबंधित मामलों को देखती हैं। इसी तरह किसी अपराध को करने के लिए मिलकर योजना बनाना, जिसे हम आपराधिक षड्यंत्र कहते हैं, वो पहले आईपीसी की धारा 120B में आता था। अब वो बीएनएस की धारा 61 के तहत देखा जा रहा है। लोगों को डरा धमकाकर कुछ हासिल करना, मतलब भयादोहन, जो पहले आईपीसी 383, 384 था, वो अब बीएनएस की धारा 327, 328 के तहत आता है। सबूत मिटाने की कोशिश, पहले आईपीसी 201 लगती थी, अब बीएनएस की धारा 119 है। और किसी को जान से मारने या गंभीर चोट पहुंचाने की धमकी देना, जो आईपीसी 506 था, अब वो बीएनएस की धारा 351 के तहत आता है। अच्छा, यानी आप कह रही हैं कि सिर्फ धाराओं के नंबर नहीं बदले, बल्कि शायद उनकी व्याख्या और सख्ती भी बढ़ गई है। हाँ,
कई मामलों में ऐसा हो सकता है। देखिए, बीएनएस लाने का एक मकसद कानूनों को समसामयिक और ज्यादा प्रभावी बनाना भी तो था। तो ये संभव है कि नई धाराओं के तहत अभियोजन पक्ष के तर्क और मजबूत हो जाएं, या फिर सजा का दायरा बढ़ जाए। रिपोर्ट में एक कानूनी विशेषज्ञ का विश्लेषण भी है। उनका भी यही मानना है कि बीएनएस की धारा 146 से 147 जो राजद्रोह या विद्रोह से संबंधित है, और धारा 61 यानी षड्यंत्र, इनके तहत अगर आरोप साबित होते हैं तो ये मामला बहुत ही गंभीर हो जाता है। ये दिखाता है कि नए कानून पुराने मामलों की दिशा कैसे बदल सकते हैं। ये सिर्फ कानूनी बदलाव नहीं है, ये एक तरह से अतीत के मामलों पर भविष्य के कानून का लागू होना है, जो हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। ये तो हुई कानूनी पेचीदगियों की बात, लेकिन किसी भी केस का आधार तो सबूत होते हैं। तो अभियोजन पक्ष ने अदालत में क्या पेश किया? जाहिर है सबसे बड़ा सबूत तो वो घर से बरामद AK-47 और ग्रेनेड ही हैं। पुलिस ने दावा किया कि यह हथियार एक गुप्त बंकर या कमरे में छुपाकर रखे गए थे। इसके अलावा जांच एजेंसियों ने कुछ CCTV फुटेज भी जमा किए हैं, शायद घर के आसपास की गतिविधियों या आने जाने वालों के। स्थानीय गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। और हाँ, फॉरेंसिक साइंस लैब FSL की रिपोर्ट, जिसने पुष्टि की कि हथियार असली थे और चलने लायक हालत में थे, वो भी एक अहम दस्तावेज है। हाँ बिल्कुल, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही मजबूत या कम से कम उतना ही मुखर है। अनंत सिंह और उनके बचाव पक्ष का शुरू से यही स्टैंड रहा है कि ये पूरा मामला एक राजनीतिक साजिश है। उनका आरोप है कि उनके राजनीतिक विरोधियों ने पुलिस के साथ मिलकर उन्हें फंसाया है और ये हथियार उनके घर में प्लांट किए गए थे, मतलब किसी और ने लाकर रख दिए थे। उनका तर्क ये भी है कि जब छापेमारी हुई तब वो घर पर मौजूद नहीं थे और नहीं वो घर लंबे समय से उनके नियमित इस्तेमाल में था। तो ये एक क्लासिक मामला बन गया बरामदगी बनाम साजिश का। एक तरफ कानून कहता है कि अगर आपके कब्जे वाली जगह से अवैध चीज मिलती है तो पहली नजर में जिम्मेदारी आपकी बनती है, जब तक आप ये साबित न कर दें कि आपको जानकारी नहीं थी। सही। दूसरी तरफ बचाव पक्ष कह रहा है कि कब्जा ही संदिग्ध है और बरामदगी ही प्लांटेड है। बिल्कुल, और यहीं पर जज की भूमिका अहम हो जाती है कि वो किस पक्ष के तर्कों और सबूतों को ज्यादा वजनदार मानते हैं। हाँ, ये सबूतों की जंग है जहां हर छोटे से छोटे डिटेल का महत्व है। बिल्कुल। और न्यायिक प्रक्रिया की मौजूदा स्थिति पर अगर नजर डालें तो रिपोर्ट के मुताबिक निचली अदालत, संभवतः MP-MLA कोर्ट में ट्रायल काफी हद तक पूरा हो चुका है। कुछ आरोपों में दोष सिद्धि यानी कन्विक्शन की संभावना मजबूत बताई जा रही है, शायद हो भी चुकी हो और मामला अब अपील में हो। अब पूरा फोकस है उच्च न्यायालय पर, वहां क्या हो रहा है। या तो निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई है, मतलब दोष सिद्धि को रद्द करने की अपील है, या फिर सजा की मात्रा पर बहस चल रही है कि सजा कम होनी चाहिए या ज्यादा। जैसा हमने पहले चर्चा की, BNS की धाराओं, खासकर धारा 146, 147 और 61 के तहत अगर मामला बनता है तो सजा बहुत गंभीर हो सकती है, 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक। अगर अदालत ये मान लेती है कि हथियार अनंत सिंह की जानकारी या सहमति से रखे गए थे और उनका मकसद बड़ा था, तो कानूनी परिणाम बहुत भारी हो सकते हैं। एक और पहलू है जिसका जिक्र रिपोर्ट में है, वो है मीडिया और पब्लिक का दबाव। हाँ, ये तो होता ही है ऐसे मामलों में। अनंत सिंह एक हाई प्रोफाइल राजनीतिक हस्ती हैं। उनके हर कदम पर, उनके केस की हर सुनवाई पर मीडिया की नजर रहती है। सोशल मीडिया पर उनके समर्थक और विरोधी दोनों ही सक्रिय रहते हैं। इस तरह के बाहरी दबाव का न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता पर क्या असर पड़ता है, ये हमेशा एक बहस का मुद्दा रहता है। सही कहा आपने। और यहीं से हम मामले के राजनीतिक पहलू में दाखिल होते हैं, जो शायद इसे बिहार के संदर्भ में सबसे विस्फोटक बनाता है। अनंत सिंह जेल में हैं, लेकिन क्या मोकामा में उनका राजनीतिक वजूद खत्म हो गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट तो यही कहती है। मोकामा विधानसभा सीट पर उनकी पकड़ आज भी बेहद मजबूत मानी जाती है। इसका सबसे बड़ा सबूत 2020 का उपचुनाव। जब अनंत सिंह को विधायक पद छोड़ना पड़ा तो RJD ने उनकी पत्नी नीलम देवी को टिकट दिया और उन्होंने न सिर्फ चुनाव जीता बल्कि बड़े अंतर से जीता। ये दिखाता है कि अनंत सिंह का नाम और प्रभाव उनके जेल जाने के बाद भी कायम है। अब नजरें हैं 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों पर। रिपोर्ट का विश्लेषण कहता है कि ये केस इन चुनावों में एक बड़ा मुद्दा बनेगा। कैसे? एक तरफ RJD और उसके सहयोगी दल शायद अनंत सिंह को राजनीतिक साजिश का शिकार बताएं, सत्ता द्वारा सताया गया नेता बताकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश करें। हाँ, उन्हें एक शहीद की तरह पेश किया जा सकता है, खासकर उनके समर्थकों
और उनके समुदाय के बीच। ये एक क्लासिक राजनीतिक रणनीति है, जी। कानूनी लड़ाई को राजनीतिक लड़ाई में बदलना। और दूसरी तरफ है सत्ताधारी जेडीयू एनडीए गठबंधन। हाँ, उनके लिए तो एक मौका है। बिल्कुल, उनके लिए अनंत सिंह बाहुबली राजनीति और जंगल राज की वापसी के डर का प्रतीक है। वो इस केस का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए करेंगे कि उनकी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर कितनी सख्त है और किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति को कानून से ऊपर नहीं मानती। तो आप देख सकती हैं कि कैसे एक ही कानूनी मामला दो विपरीत राजनीतिक नैरेटिव्स का हथियार बन गया है। ये सिर्फ अनंत सिंह की किस्मत का सवाल नहीं है, अब ये बिहार की पूरी राजनीतिक दिशा को प्रभावित करने वाला मुद्दा बन गया है। कौन सा नैरेटिव जनता स्वीकार करती है, ये चुनाव के नतीजों पर असर डालेगा। और राजनीति सिर्फ पार्टियों तक सीमित नहीं होती, खासकर बिहार जैसे राज्य में। सामाजिक प्रतिक्रिया और जातीय समीकरण ये भी उतनी अहम है। अनंत सिंह की छवि कैसी है जमीन पर? गरीबों की मदद करते थे, दबंगों से मुकाबला करते थे, भले ही उनके तरीके हमेशा कानून के दायरे में न रहे हों। कुछ युवा और वंचित तबके उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो स्थापित सत्ता और सिस्टम को चुनौती देता है। उनके लिए वो शक्ति बनाम सत्ता के संघर्ष का प्रतीक है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। शहरी मध्यम वर्ग, पढ़ा लिखा तबका और प्रशासन से जुड़े लोग, हाँ, वो अलग तरह से दिखते होंगे। बिल्कुल, वो उन्हें कानून तोड़ने वाले, डर और दबदबे की राजनीति करने वाले बाहुबली के तौर पर देखते हैं। उनके लिए AK-47 का मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं, बल्कि उनकी छवि की पुष्टि है। अब आते हैं जातीय समीकरण पर। अनंत सिंह भूमिहार समुदाय से आते हैं, जिसका मोकामा, बाढ़ और आसपास के इलाकों में राजनीतिक और सामाजिक दबदबा रहा है। बिहार की राजनीति में जातीय गठजोड़ बहुत मायने रखते हैं। अनंत सिंह का आरजेडी के साथ होना उस यादव मुस्लिम समीकरण वाले दल को भूमिहार वोटों में भी एक हद तक पैठ बनाने में मदद करता है। रिपोर्ट के अनुसार एनडीए इस समीकरण को तोड़ने के लिए इस इलाके में नए चेहरों और नई रणनीतियों पर काम कर रहा है। ये दिखाता है कि ये मामला सिर्फ कानूनी या राजनीतिक नहीं, बल्कि गहरे सामाजिक और जातीय ताने बाने में भी उलझा हुआ है। और इस पूरी कहानी को जनता तक कौन और कैसे पहुंचा रहा है? मीडिया का रोल क्या है इसमें? मीडिया कवरेज भी बटा हुआ सा लगता है। रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय बिहारी न्यूज चैनल अक्सर अनंत सिंह की कहानी को एक मसालेदार नाटकीय अंदाज में पेश करते हैं। बाहुबली से नेता बनने तक का सफर, उनके पुराने किस्से, राजनीतिक दुश्मनियां, वो रॉबिनहुड वाली छवि, सब कुछ परोसा जाता है। फोकस अक्सर व्यक्तित्व पर रहता है। वहीं राष्ट्रीय मीडिया इस मामले को ज्यादातर अपराध और राजनीति के गठजोड़ यानी नेक्सस के एक और उदाहरण के तौर पर देखता है। इसे बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति और राजनीति के अपराधीकरण पर टिप्पणी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और सोशल मीडिया आजकल तो वो भी एक बड़ा मैदान है। बिल्कुल, फेसबुक, एक्स जो पहले ट्विटर था, यूट्यूब, इन सब पर अनंत सिंह के समर्थक बहुत सक्रिय हैं। वो लगातार उनके पक्ष में माहौल बनाते हैं, उन्हें निर्दोष बताते हैं, राजनीतिक साजिश का पर्दाफाश करने का दावा करते हैं। दूसरी तरफ उनके विरोधी भी इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर उन्हें घेरते हैं, उनके आपराधिक रिकॉर्ड गिनाते हैं। तो एक ही घटना और एक ही व्यक्ति की कई अलग अलग तस्वीरें पेश की जा रही हैं। आम दर्शक या पाठक के लिए ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि सच क्या है और प्रोपेगेंडा क्या है। तो अगर हम आज नवंबर 2025 में इस पूरे मामले का सार निकालें तो स्थिति क्या है? क्या निचोड़ है? स्थिति ये है कि अनंत सिंह पटना की बेऊर सेंट्रल जेल में बंद है और अपनी सजा काट रहे हैं या विचाराधीन कैदी के तौर पर हैं अगर अपील चल रही है तो। उच्च न्यायालय में उनकी याचिका पर सुनवाई जारी है और सबकी नजरें कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। क्या उन्हें राहत मिलेगी, क्या सजा बरकरार रहेगी या बढ़ जाएगी, ये सब अभी भविष्य के गर्भ में है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि बिहार सरकार ने फिलहाल उन्हें कोई विशेष रियायत जैसे पैरोल या समय से पहले रिहाई देने का कोई संकेत नहीं दिया है। मामला पूरी तरह से न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है, लेकिन हाँ, राजनीतिक गलियारों में इसकी गूंज लगातार सुनाई दे रही है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? मतलब ये सिर्फ एक व्यक्ति के अपराध और सजा की कहानी तो नहीं है। ये मामला एक आईना है जिसमें हमें बिहार की राजनीति की जटिलताएं दिखती हैं, अपराध और सत्ता का गठजोड़ दिखता है, गहरे धंसे हुए जाति समीकरण दिखते हैं और सबसे अहम, भारतीय न्याय संहिता जैसे नए कानूनों के लागू होने पर पुरानी व्यवस्थाओं और किरदारों पर पड़ने वाला असर, ये सब एक साथ दिखाई देता है। आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक केस स्टडी है।
इस बात की कि कैसे स्थापित सत्ता संरचनाएं, चाहे वो राजनीतिक हों, सामाजिक हों या बाहुबल पर आधारित हो, उन्हें कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर चुनौती मिलती है और फिर कैसे वो अपना बचाव करती है। ये लड़ाई सिर्फ अदालत के कमरे में नहीं लड़ी जा रही, हाँ, बाहर भी लड़ी जा रही है। बिल्कुल, चुनावी रैलियों में, मीडिया बहसों में, सोशल मीडिया ट्रेंड्स में भी लड़ी जा रही है। और बीएनएस का इस मामले में इस्तेमाल भविष्य के लिए एक नज़ीर बन सकता है। ये दिखाएगा कि क्या नए कानून वाकई ज़मीनी स्तर पर दशकों से चले आ रहे पैटर्न को बदल सकते हैं या नहीं। तो हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब हम बाहुबली, AK-47, जेल, चुनाव जैसी सुर्खियां सुनते हैं, तो क्या हम रुककर सोचते हैं कि ये मामले समाज के तौर पर हमारे बारे में क्या बताते हैं? सत्ता, न्याय और जनता के बीच का रिश्ता कितना जटिल और कई बार विरोधाभासी है। वो कौन से महीन रेखा है जो किसी व्यक्ति को एक वर्ग के लिए रॉबिनहुड या नेता बनाती है, जबकि कानून और दूसरा वर्ग उसे सिर्फ एक अपराधी मानता है? और क्या कानून की नज़र हमेशा एक जैसी रहती है, चाहे सामने कोई भी खड़ा हो? ये सवाल अनंत सिंह केस से भी बड़े हैं और शायद इनका जवाब ढूंढना ही ऐसी चर्चाओं का असली मकसद है।